नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूं। कल मैंने बहुत मेहनत से मालेगांव ब्लास्ट में जो सैफरन टेरर का जो थ्योरी था उसका जो अंत हुआ, उसकी जो मृत्यु हुई, उसके बाद एक बड़ा विस्तार से वीडियो बनाया था। बहुत लंबा नहीं था, 16-17 मिनट का था, लेकिन आपने उसे कम प्यार दिया। मैं चाहता हूं आप उसे देखें, आप एक बार समझें कि ये सैफरन टेरर क्या था। ये हमारे समाज पर एक कलंक था, ये सनातन के नाम पर कलंक था, ये हिंदू धर्म के नाम पर कलंक था। जो लोग इस तरह की थ्योरी दे रहे थे उनके पॉलिटिकल मोटिव्स क्या थे। अब इस पूरे मसले पर एक नया विवाद निकलकर सामने आ गया है और ये क्या है, ये है कि एटीएस के एक पूर्व अधिकारी जो कि पुलिस के इंस्पेक्टर थे, महबूब मुजावर, जो कि एटीएस का उस जमाने में पार्ट रहे थे, महबूब मुजावर साहब ने आरोप लगाया है कि उन्हें मोहन भागवत को मालेगांव ब्लास्ट मामले में उठाकर लाने को कहा गया था। शब्दों पर ध्यान दीजिए, उठाकर लाने को कहा गया था। अब ये ऑर्डर किसने दिए? उन्होंने कहा कि ऑर्डर दिए परमवीर सिंह, वो भी उस वक्त एटीएस के अंदर हुआ करते थे। हेमंत करकरे भी एटीएस के अंदर हुआ करते थे और कई सारे और वरिष्ठ अधिकारी। अब ये सब क्यों हो रहा था, इसका संदर्भ मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, 2004 में यूपीए की सरकार आई थी, 2008 के अंदर ये ब्लास्ट हुए। उस वक्त पूरे देश से हर इलाके के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे और उसमें लगातार एक ही संगठन था जिसका हाथ पाया जा रहा था, जिसका नाम था सिमी। सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन था, हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजेशन था, इसका नाम पाया जा रहा था और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, पाकिस्तान द्वारा फंडेड था और पाकिस्तान इनका लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली हर तरह का सपोर्ट किया करता था। सिमी के मॉड्यूल के बीच एकाएक ये ब्लास्ट मालेगांव के अंदर होता है। 31 सितंबर 2008 को ये ब्लास्ट मालेगांव के अंदर होता है और सितंबर 2008 में हुए इस मालेगांव ब्लास्ट के अंदर 6 लोग मारे जाते हैं और 6 लोगों के साथ साथ 101 लोग, लगभग 100 लोग घायल होते हैं। 101 का एग्जैक्ट नंबर है और इस ब्लास्ट के बाद एटीएस को ये जांच सौंप दी जाती है। एटीएस इस जांच को जैसे आगे बढ़ाता है उसमें ये थ्योरी घुसानी दी जाती है कि ये तो साहब हिंदू आतंकवादी थे जिन्होंने मालेगांव जैसे मुस्लिम बहुल जगह पर ब्लास्ट किया। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो चुका था, उसमें भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट यानी दक्षिण चरमपंथियों का नाम सामने आया था। स्वामी असीमानंद को उस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया था और धीरे धीरे ये थ्योरी आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये थ्योरी बनाने की मजबूरी क्या थी? ये थ्योरी बनाने की मजबूरी इसलिए थी क्योंकि 2002 के गुजरात दंगे हो चुके थे और गुजरात दंगे के कई सारे फेक नैरेटिव फैलाया गया। एक फेक नैरेटिव ये फैलाया गया कि बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हुए। मैं ये मानता हूं कि वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी क्लैशेस हुए थे और दोनों तरफ लोग हताहत हुए, लेकिन इसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव फैलाया गया और जब 2004 में यूपीए सत्ता में आई तो वो अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को कुछ देना चाहती थी। तो उन्होंने क्या दी गिफ्ट के तौर पर? उन्होंने दी एक हिंदू आतंकवाद की थ्योरी। उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त बहुत बलशाली हो चुके थे, बीजेपी तो सत्ता से हटी थी, लेकिन आरएसएस लगातार अपनी जो उपस्थिति है उसका इतिहास, उसका एहसास लगातार करा रही थी। मोहन भागवत 2011 के अंदर संघ के प्रमुख बन गए थे और ये एक ऐसी 2009 के अंदर, माफ कीजिएगा, 2009 के अंदर संघ के प्रमुख बन गए थे और ये तमाम ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें संघ एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। सब ये जानते हैं कि संघ जो है वो बीजेपी के पीछे का एक बुनियादी चौखट है, बुनियादी चौखट है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तमाम विचारधारा से लेकर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है वो संघ बीजेपी को चुनाव के दौरान मुहैया कराता है और साथ ही साथ उनका एक लंबा कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहता है। तो बीजेपी को कमजोर करने के लिए, संघ को कमजोर करने के लिए, हिंदू और हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए ये भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाई गई थी। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सबसे पहले लॉट में तो साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हिंदू संगठन से कई और कार्यकर्ता थे जिनको गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें अभी भी वांछित हैं, जो भागे हुए हैं, जिनको अभी तक एटीएस या एनआईए दोनों गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन जिस ढंग से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, इस इन्वेस्टिगेशन का एक फोकस ये ही था कि मुस्लिम इलाकों में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उसके इल्जाम जो है हिंदू संगठनों पर लगाए जाएं और भगवा टेरर का एक झूठा नैरेटिव फैलाया जाए। भगवा टेरर के नैरेटिव की बात मैंने नहीं की है,
भगवा नैरेटिव की टेरर की बात सबसे पहले 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आईजीपी और डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की। उसके बाद 2013 में सुशील कुमार शिंदे जो तब के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में बीजेपी और आरएसएस वाले आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है इसका आरोप लगाया था। बाद में जो है उनकी काफ़ी किरकिरी हुई, उन्होंने बाद में इसके बारे में अपनी पुस्तक में सफाई भी दी थी। तो ये जो माहौल पैदा हुआ था ना 2002 के बाद, उसके बाद हिंदुओं को भी किसी का एक्यूज बनाया जाए, हिंदुओं को भी किसी का मुलजिम बनाया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश हो रही थी। और इसीलिए जो अधिकारी है महबूब मुजावर, उनसे कहा गया कि जाइए और जाकर मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लीजिए, या ये कहा गया कि उठा कर ले आइए, ताकि ये जो थ्योरी है ये भगवा आतंकवाद की और बढ़ती। ये इकलौते शख्स नहीं थे, किन किन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई उसका भी खुलासा मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले पूछ लीजिए महबूब मुजावर ने इसके बारे में क्या कहा था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था, और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है, और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए, और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। ये जितने भी एक्टिविटीज हुई ना, चाहे वो हैदराबाद का मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हो, या अजमेर शरीफ दरगाह का ब्लास्ट हो, या हमारे गांव के ब्लास्ट हो, या फिर समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो, इनकी इन्वेस्टिगेशन कुछ इस ढंग से की गई कि शुरुआत से ही, मैं पत्रकार था, मैं रिपोर्टिंग किया करता था, अच्छी खासी जो है मेरे पास जानकारियां हुआ करती थी, और उस जानकारी में हमें फीड किया जाता था लगातार कि देखिए ये हिंदू आतंकवाद
बढ़ रहा है। ये देखिए भगवा टेरर निकलकर सामने आ रहा है। ये देखिए भगवा टेरर से जुड़े हुए लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया। मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह याद है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब गिरफ्तार किया गया उससे पहले मुझे एक जानकारी दी गई थी सूत्रों के द्वारा कि अब देखिएगा, और वो सूत्र दिल्ली में बैठे हुए थे, वो सूत्र कोई महाराष्ट्र के नहीं थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि अब देखिएगा एक साध्वी का नाम सामने आएगा, वो साध्वी जो मोटरसाइकिल चलाती है, और कुछ दिन बाद प्रज्ञा ठाकुर को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और प्रज्ञा ठाकुर लगातार ये कहती है कि मेरा इस पूरे मामले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, इसके अलावा बाकी के जितने के जो भी मुलजिम इस पूरे मामले के अंदर थे, टोटल 4 और 3 7 मुलजिम इस पूरे मामले के आरोपी इस मामले में थे, जो अब सब के सब बरी हो गए हैं, ये सभी किसी न किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे और हिंदू और भगवा आतंकवाद की इस थ्योरी को लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा। 10 साल इस पर बहुत काम हुआ, 10 साल इस पर फॉल्स जो नैरेटिव गढ़ने के अलावा फॉल्स सबूत जुटाने के भी आरोप लगे। जैसे मैं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के बारे में बताता हूं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके घर से जो आरडीएक्स मिला वो एटीएस ने प्लान किया था, उनके पास कोई आरडीएक्स था ही नहीं। उन पर यह आरोप था उन्होंने मालेगांव में बम बनाया, बम का सर्किट बनाया और फिर जो एक शख्स था उसने प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल में उसको रखा और मालेगांव में उसको प्लांट किया। लेकिन सुप्रीम जो ट्रायल कोर्ट है वो तमाम आरोपों से इन तमाम लोगों को बरी कर चुका है। अब इकलौता आदमी नहीं था, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन में संघ के एक प्रमुख नेता हैं इंद्रेश कुमार, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उनको भी खींचने की कोशिश हुई थी लेकिन उनसे किसी तरह के तार नहीं मिले, उनसे किसी तरह का कनेक्शन नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है उस जमाने में इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई कि क्या योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले के अंदर जोड़ा जा सकता है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ उस वक्त सिर्फ सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन सांसद के तौर पर उनका भगवा कपड़ा, ये जो सेफ्रन टेरर की थ्योरी घड़ने वाले थे, उन तमाम लोगों को अखरता था। अब यहाँ पे महबूब मुजावर क्या कहते हैं? महबूब मुजावर ये कहते हैं कि उनके पास ऐसी कई सारी जानकारियां थी कि एटीएस ने इन तमाम इन्वेस्टिगेशन में बहुत इलीगल काम किया है। इलीगल क्या किया है? उन्होंने 2016 में ये आरोप लगाया था कि इस केस से जुड़े हुए 2 आरोपियों को एटीएस ने मार गिराया था। ये आरोप महबूब मुजावर ने लगाया था। हालांकि इस आरोप की इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं हो पाई। और महबूब मुजावर की बातों को इतना महत्व क्यों दिया जाए? उनकी बातों को इतना महत्व इसलिए भी दिया जाए क्योंकि वो बेहद संभ्रांत परिवार से आते हैं। उनके दादा वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन रहे हैं, उनके पिता पुलिस के अधिकारी रहे हैं। लेकिन महबूब मुजावर ने जब मोहन भागवत को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, तब महबूब मुजावर के ऊपर कई सारे झूठे केसेस डाले गए, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के केसेस डाले गए, उनके ऊपर धमकी देने के केसेस डाले गए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको परेशान किया गया। महबूब मुजावर ये कहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, क्योंकि वो मालेगांव में एटीएस ने जो कारगुजारियां की थी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे और एटीएस के अधिकारी को ये लगता था कि उनकी ये गलत बातें या उनकी ये कारगुजारियां सामने ना आ जाएं। ऐसे में समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस ढंग से एक झूठा पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था। सुशील कुमार शिंदे ये कहते हैं कि इस पर आरोप लगाते हैं कि आरके सिंह साहब ने जो है मुझे ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी थी। ये गलत है। आरके सिंह होम सेक्रेटरी बाद में बने जब सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उससे पहले पी चिदंबरम और बाकी नेता भगवा आतंकवाद की बात कर चुके थे। आरएसएस के कार्यकर्ता नांदेड़ में बम बनाते हुए पकड़े गए, ये बात दिग्विजय सिंह हर फंक्शन के अंदर बार बार दोहरा कर बोलते थे। 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके पीछे हिंदू फंडामेंटलिस्ट की साजिश थी। अगर कसाब पकड़ा ना जाता तो शायद यह थ्योरी आपको देखने को मिल जाती। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है। इसीलिए बीजेपी इस मसले पर हमलावर है और इस झूठे नैरेटिव फैलाने के लिए कांग्रेस से, खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो कुछ हुआ था ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ था और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट दिल्ली से हो रहा था कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाना है, हिंदू को आतंकवादी बनाना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर हमलावर है, माफी की मांग कर रही है। पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात
जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे, उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजव्वर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। दोस्तों, आज रील और सोशल मीडिया के युग में आप मोहन भागवत जी को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि आरएसएस क्या है, आरएसएस कितना बड़ा वटवृक्ष है, आरएसएस से कितनी संस्थाएं निकलती है और कैसे वो देश के अंदर काम करती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, अगर सोच लीजिए कि उस जमाने में आरएसएस के प्रमुख की गिरफ्तारी हो जाती तो देश के हालात क्या होते। मेरे ख्याल से भगवान ने एक विषम परिस्थिति से इस देश को बचाया है। और मैं ये बात आपको ठोक कर कहता हूं कि आप कितनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, कितनी साजिशें कर लें, लेकिन सांच को आंच नहीं आती। सत्यमेव हमेशा जयते, सत्यमेव जयते इसीलिए कहा जाता है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अधिक से अधिक देखें, सुने, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को कम से कम 1 लाख लोगों को देखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।